हेलो बच्चों, कैसे हो। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमने पहला पहला नंबर का चैप्टर शुरू किया है। सबसे पहले तो वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। हमारे सभी इसके पहले के वीडियो प्लेलिस्ट में हैं, आप उनमें से देख सकते हो। और ये जो भी मैं लिखता हूँ वो हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं। और हम बोर्ड ओरिएंटेड बेसिक्स लेवल से शुरू करके स्टैंडर्ड लेवल तक हम सभी टाइप के सम्स हम करवाते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, तो हमारे हर एक वीडियो आपको जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच जाए। ओके, तो चलो आज हम एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 की शुरू करने जा रहे हैं। उसका एक्सरसाइज का नंबर 1.1 है। देखो क्या यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स। हमें क्या फाइंड करना है, पहले तो हमें फोर्स फाइंड करना है। यहाँ पर F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। ओके, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्पीयर्स हैविंग चार्जेस of 2 into 10 raised to minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यहाँ पर ऐसा बोला है कि दो चार्जेस दिए हैं, इसको चार्ज Q1 बोल दो, इसको चार्ज Q2 बोल दो। ओके, और यहाँ पर डिस्टेंस दिया है दोनों चार्ज के बीच का, वो R है और वो सेंटीमीटर में दिया है। आपको उसको हर बार एमकेएस यूनिट या ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है, यानी मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम उसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 0 कट हो जाएगा तो 0.3 मीटर ये हो गया। अब देखो हमारे पास Q1 है, Q2 है, R है और F रिक्वायर्ड है। तो हमें पता चलता है कि ये डेटा है और फोर्स रिक्वायर्ड है, तो कूलम्ब्स लॉ लेना पड़ेगा। तो कूलम्ब्स लॉ की फॉर्मूला क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो वैल्यू प्लेस करो और आंसर लाओ। के की वैल्यू आपको याद रखनी है, 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 क्या दिया है, 2 इंटू 10⁻⁻⁷। Q2 क्या दिया है, 3 इंटू 10⁻⁻⁷। R स्क्वायर, R क्या है 0.3 का स्क्वायर। अब आपको कैल्सी का यूज करना है और आंसर लाना है। आंसर क्या आएगा, मुझे तो पता है, आप करके देख लेना, 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया है। देखो कितना सिंपल सम है, अगर बोर्ड में आएगा तो 3 या 4 मार्क्स में आएगा। इसको हम फ्रेम में डाल देते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, चलो अब दूसरा सम लेते हैं। इसमें क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरा वाला। तो इसमें क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्पीयर ऑफ चार्ज। हमें चार्ज दे दिया है 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्पीयर। एक स्मॉल स्पीयर है उसके ऊपर ये चार्ज है, इसको Q1 बोल दो। दूसरा स्पीयर है उसके ऊपर चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम है, उसको Q2 बोल दो। दोनों के बीच का फोर्स भी दे दिया है आपको। तो पहला आंसर क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्पीयर्स। हमें डिस्टेंस R फाइंड करना है। तो पहला तो चार्ज Q1, तो Q1 क्या दिया है, Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ कूलम। दूसरा चार्ज क्या दिया है, Q2 -0.8 माइक्रो यानी 10⁻⁻⁶ कूलम। अब देखो यहाँ पर माइनस दिया है, लेकिन हम यहाँ पर वैल्यू ऑफ फोर्स निकाल रहे हैं, तो उसमें माइनस लेने की कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज आंसर माइनस में आएगा, लेकिन जरूरत नहीं है, अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं उसका। अच्छा, और दोनों के बीच का फोर्स की वैल्यू कितनी दी है, 0.2 न्यूटन। और रिक्वायर्ड क्या है, ए में क्या आंसर चाहिए, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो आर रिक्वायर्ड है। तो वही फॉर्मूला लेनी है हमें फोर्स की, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर को सब्जेक्ट करो, F डिवाइड कर दो, तो K Q1 Q2 अपॉन F अपॉन में आ गया। पहले तो हम इसको सेपरेट
कर देते हैं। ओके, अब देखो यहां पर वैल्यू रखे आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ Q1 यानी 0.4 इंटू 10⁻⁻6 Q2 यानी 0.8 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में फोर्स है 0.2, तो आर स्क्वेयर। चलो इसका आप कैलकुलेटर से आंसर निकालो, तो आपका आएगा 1.44 इंटू 10⁻² मीटर। अब यहां से स्क्वायर निकालेंगे तो सामने स्क्वायर रूट आएगा, तो इसका स्क्वायर रूट होगा 1.2 और यहाँ होगा 10⁻⁻1, पावर हाफ हो जाएगी। ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज 1.2 10⁻⁻1 है तो अपन में 10, और ये पॉइंट निकालो तो भी नीचे 10 आएगा, तो 12/100, तो क्या हो गया, 2 डिजिट पहले पॉइंट लगा लो, 0.2 मीटर। ये हमारा हो गया आंसर। देखो क्लियर हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? फिर से कैलसी में एक बार कर दो, यहां पर आर की वैल्यू सही है ना, 1.44 इंटू 10⁻²। ओके, अब देखो हमें बी में क्या चाहिए, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पीयर। अब देखो पहले तो हम इसको सेपरेशन कर देते हैं, लाइन बीच में कर देते हैं, बहुत सारा है नहीं अभी, तो थोड़ा सा पार्ट्स बाकी है। तो अब देखो बी में क्या, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्पीयर। देखो हाँ, ये कौन सा फोर्स दिया है, ये हमें ये कौन सा मांगा है, रिक्वायर्ड कौन सा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड। यहां पर जो दिया था वो फोर्स ऑन फर्स्ट स्पीयर ड्यू टू सेकंड था, और यहां रिक्वायर्ड क्या है कि फोर्स ऑन सेकंड स्पीयर ड्यू टू फर्स्ट स्पीयर, ये रिक्वायर्ड है। और हम कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं, तो उसमें हम एफ, ये पता है हमें, F12 और F21 दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, अदरवाइज तो ऑपोजिट होते हैं। तो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती है, तो यहां पर मैग्नीट्यूड सेम होती है, तो ये कितनी वैल्यू दी थी, 0.2 न्यूटन, तो यहां पर भी कितनी होगी, 0.2 न्यूटन लॉ। ये हमारा हो गया आंसर। इसको फ्रेम में नहीं डालते हैं, हम ऐसे ही आंसर लिख देते हैं। देखो चलो ये हो गया हमारा 1.2। ओके, तो ये भी इजी था। देखो कूलम्ब्स फोर्स के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन था। उसके बाद वाला लेते हैं थर्ड। तो देखो इसमें आपको क्या दिया है, चेक दैट द रेशियो KE²/G इज डायमेंशनलेस। तो इसको हमें पहले तो डायमेंशनलेस दिखाना है, तो पहले हम क्या करेंगे, तो यहां पर ए पहला वाला आंसर, ये तो क्या है, KE²/G, Me यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP यानी मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसको मुझे, ये जो रेशियो है उसको मुझे डायमेंशन लेस शो करना है। डायमेंशन लेस यानी इसका भी यूनिट निकालो, इसका भी डिनोमिनेटर का भी यूनिट निकालो, अगर ऊपर नीचे यूनिट कैंसिल हो जाए तो वो डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसके लिए मैं क्या करता हूं, देखो KE²/R² G Me MP/R²।
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आर स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया। ऐसा क्यों किया? ऐसा हम कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसा किया क्यों? तो देखो, ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स Fe लिख सकते हैं। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसका यूनिट भी न्यूटन है, इसका यूनिट भी न्यूटन है। तो न्यूटन न्यूटन कैंसल हो जाएगा। तो ये देखो डायमेंशन लेस हो गया। तो डायमेंशन लेस, डायमेंशनल, डायमेंशन लेस हो गया। देखो कितना इजी था। सिर्फ क्या किया, न्यूमरेटर को आर स्क्वायर से डिवाइड किया, डिनोमिनेटर को आर स्क्वायर से डिवाइड किया। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। दोनों फोर्स है, दोनों का यूनिट कैंसल, तो वो डायमेंशन लेस हो गया। आगे देखो, अब बी। तो बी में क्या करना है आगे? लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। ओके, टेबल में से आपको वैल्यू देख के इसमें रख के इसकी ये रेशियो की वैल्यू निकालनी है। ऐसे ये लिखते हैं लेकिन टेबल आपको देंगे नहीं, तो ये सब कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद रखनी है। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है इन शॉर्ट। तो के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो चलो वैल्यू, के की वैल्यू पता है हमें 9 इंटू 10⁻⁹। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसका क्या है? होल स्क्वायर है। अपॉन में जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 याद रखनी है आपको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 kg याद रखनी है आपको। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻27 याद रखनी है। टेबल में सब दिया है बुक में, यहाँ तो उसमें से देख के रखने को बोला है, लेकिन आपको देंगे नहीं, ये सब आपको याद रखना है। अब कैल्सी का यूज करो और उसका आंसर निकालो। तो क्या आंसर आएगा? तो 2.3 आंसर आएगा। 2.3 इंटू 10⁻39, और ये तो रेशियो है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होगा। ओके, तो ये हो गया रेशियो की वैल्यू। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखो, और इसके आगे डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, यहां तक हो गया। अब इसके आगे पढ़ो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो ये जो रेशियो हमने फाइंड किया, इसका कंक्लूजन क्या है? इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं? तो अभी देखो, मैं यहां पर आर स्क्वायर और यहां पर आर स्क्वायर से डिवाइड करूं, तो ये एफ ई हो जाएगा, ये एफ जी। देयरफॉर वी कैन अलग पेन से लिखे, चलो, तो देयरफॉर वी कैन राइट, इसको एफ ई बोल सकते हैं, इसको एफ जी बोल सकते हैं। एफ ई और एफ जी आर स्क्वायर से डिवाइड करें तो, और उसका रेशियो क्या आया? 2.3 इंटू 10⁻39। ये एफ जी उस तरफ चला जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो, अब हम एफ ई को इस तरफ रहने दो, एफ जी को इस तरफ ला दो। तो 2.3 इंटू 10⁻39 एफ जी, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ई का इतना टाइम्स करोगे तब एफ ई मिलेगा। यानी एफ ई इज ग्रेटर 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 देन एफ जी, यानी एफ ई इज मच स्ट्रॉन्गर देन द एफ जी। दैट मीन्स Fe is much stronger than Fg। देखो,
तो ये ए था, रेशियो हमने डायमेंशनलेस प्रूव किया। ये बी था जिसमें हमने ये रेशियो की वैल्यू निकाली, और ये सी था जिसमें उसका हमने कंक्लूजन लिखा। ओके, तो ये आपको अच्छी तरह से, अच्छा सम है, बोर्ड में आ सकता है आपको अच्छी तरह, इसके लिए ये सब वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, अच्छा चलो इसके बाद वाला सम लेते हैं हम, नंबर 4। इसमें क्या है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ऐसा क्यों लिखा है कि ये बॉडी क्वांटाइज्ड है? तो हमें पता है, वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम पढ़ चुके हैं। वी नो दैट Q इज इक्वल टू एन वेयर n इज इक्वल टू 1 2 अप टू इनफाइनाइट, सब इंटीजर होने चाहिए। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चार्ज हो तो कैसा होगा, सपोज मैं कोई एक चार्ज लेता हूं और n की जगह मैं 1 लिखता हूं, और E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है, तो इसका आंसर हुआ 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा हुआ। चलो मैं दूसरा चार्ज लेता हूं, यहां पर मैं n की जगह 2 रखता हूं, E की वैल्यू तो फिक्स है, वो आपको याद रखनी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो क्या होगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे तो कई सारे हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसका कंक्लूजन क्या है कि ये दोनों जो वैल्यू है उसके बीच की वैल्यू नहीं आ सकती है, इन दोनों के बीच की वैल्यू नहीं आ सकती है। तो ये हमने एस्टिमेट लगाया ना कि इतनी इतनी ही वैल्यू आ सकती है, बीच की वैल्यू नहीं आ सकती है, तो ये हमारा क्वांटाइजेशन है, वो हमने कैलकुलेट किया है। तो इसके ऊपर से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज। पहले से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, बीच वाले जो नंबर्स है, बीच वाली वैल्यू हो सकती नहीं है। सो therefore we can say there will not be a value of charge in between them, ऐसा बोल लिख सकते, we can say no one value of charge, no one value can be, no one value of charge, no one value of charge between the values of Q1 and Q2। ये जो हमने Q1 और Q2 की वैल्यू निकाली है उसके बीच के कोई चार्ज की वैल्यू हो सकती नहीं है। ये जो कंक्लूजन है ये हमने डिसाइड हम कर सके ना, तो उसी को तो हम कह सकते हैं कि ये हमने क्वांटाइज किया है। ओके, सो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज, therefore electric charge of a body is quantized। हो गया, तो कितना सिंपल है। ओके, अच्छा ये तो हमारा ए था, अब हम आंसर बी लिखेंगे, उसके पहले पार्टीशन लगा ले। ओके, अब हम लेते हैं नंबर बी। इसमें क्या है, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ मैक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्जेस। अब देखो यहां से पता चलेगा, यहां पर 10⁻⁻19 चार्ज है, -19 यानी कितना माइक्रोस्कोपिक लेवल है, यहाँ मैक्रोस्कोपिक, देखो वर्ड में डिफरेंस है, यहाँ मैक्रोस्कोपिक
यानी बहुत बड़े लेवल पर की बात हो रही है। बड़े बड़े चार्जेस 1 कूलम, 2 कूलम, 5 कूलम, 10 कूलम की बात हो रही है, और ये 10⁻⁹ कूलम है। तो ये कितना छोटा सा है, तो क्वांटाइजेशन कब इग्नोर कर सकते हैं और कब नहीं। ये लोग ऐसा बोलते हैं कि जब मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात होती है तो क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर, निग्लिजिबली काउंट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो, जब छोटे छोटे हमें चार्जेस की बात करनी हो, तब इसको इग्नोर नहीं किया जाएगा, ये माइक्रोस्कोपिक है। ओके, तो वही लिख देना है कि yes, at macroscopic level we can ignore the quantization of electric charge, but when we discuss about at microscopic level then we can't ignore it। बस ऐसा ही लिख देना है। ओके, तो लिखते हैं, चलो। yes, yes, we can ignore quantization of charge, quantization of charge at macroscopic level, because E is equal to 1.6 into 10⁻⁹ coulomb is very small. So at microscopic level, we can't ignore it, लो, ऐसे आपको वर्ड में ये आंसर लिखना है। देखो, तो अच्छी तरह से तैयार कर देना। ओके, अच्छा, उसके बाद वाला क्वेश्चन लेते हैं, नंबर 5। इसमें क्या है, ये भी थियरिकल है। देखो, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ, जब हम ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं, फ्रिक्शन करवाते हैं, चार्जेस अपीयर बोथ, तो दोनों चार्ज होते हैं। अब कौन कौन सा चार्ज कंटेन करता है, हमें पता है ग्लास रॉड पॉजिटिव चार्ज होगा और सिल्क नेगेटिव वो चार्ज होगा। A similar phenomenon is observed with many other pairs of bodies। ऐसे तो कई सारे, हम जैसे ये पेयर ली हमने, ऐसे तो कई सारी पेयर्स है, उसमें हम ऐसा कर सकते हैं। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहले तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है, कंजर्वेशन चार्ज यानी कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता है, कोई डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी उसका जो टोटल अमाउंट है वो कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। यहाँ पर जब हम फ्रिक्शन करवाते हैं तो कोई एक बॉडी में से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, बॉडी में से एक में से दूसरे में ट्रांसफर होता है, कोई नया इलेक्ट्रॉन नहीं क्रिएट होता है कि नहीं डिस्ट्रॉय होता है। तो वो हो गया ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ओके, नया क्रिएशन के नया डिस्ट्रॉय होता नहीं है, तो कांस्टेंट रहते हैं। तो यहां पर वही लिखना है वर्ड में, हियर ग्लास रॉड विल बी पॉजिटिव चार्ज and silk will be negative charged। पहला तो आंसर दे दिया। अब इन देखो, ये जो फेनोमेना है, इसमें क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज
एप्लीकेबल होता है कि नहीं इसका डिस्कस करना है। तो इन दिस प्रोसेस, दूसरे कलर से लिखते हैं, इन दिस प्रोसेस electron can transfer from one body to another. That means there is no one charge is created and no one charge is destroyed. That means no one new charge is created and no one charge is destroyed. That means total charge is constant. Therefore total charge of that system will remain सेम। तो चार्ज की वैल्यू तो वही की वही रही, तो इसका मतलब क्या हुआ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स कंजर्वेशन चार्ज इज एप्लीकेबल देयर। ओके, therefore here conservation of charge is applicable। ओके, तो हो गया पूरा, सम थियरिकल है, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हियर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज सेटिस्फाइड। ओके, तो ये पूरा थियरिकल था। वैसे चलो जैसे अगला थियरिकल था, ये भी थियरिकल है, आ सकते हैं ऐसे भी हो, ऐसा मत सोचो कि कैलकुलेशन नहीं है तो नहीं आएंगे। चलो 1.6, तो यहाँ पर 1.6 में क्या दिया है, फिर से पहले तो हम बोले कि ये 4 चार्जेस है, वो कहाँ पर है, जो स्क्वायर है उसके कॉर्नर पर या वर्टाइसिस पर है। तो पहले तो हम स्क्वायर ड्रॉ करें, थोड़ा बड़ा सा ड्रॉ करें। ओके, हो सके तो इससे भी बड़ा। अच्छा चलो हो गया ये। अच्छा, अभी इसको नेम दे दे, तो नेम क्या है, ए बी सी डी। यहाँ पर चार्ज एट पॉइंट ए, चार्ज ए क्यू ए 2 माइक्रोकूलम, क्यू बी इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, क्यू सी 2 माइक्रोकूलम एंड क्यू डी आपको दिया है -5 माइक्रोकूलम। अब आपको क्या करना है, आगे रीड करो। हर एक ये जो स्क्वायर है उसकी हर साइड का मेजरमेंट क्या है, 10 सेंटीमीटर है।
सेंटीमीटर है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में, लेकिन यहाँ साइड की जरूरत ही नहीं है। देखो आगे, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर, सेंटर ऑफ द स्क्वायर। तो सेंटर क्या बनेगा, तो चलो पहले तो हम सेंटर निकालते हैं। तो यहां से लाइन ड्रॉ करो, यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं यहां तक, और यहां से लाइन ड्रॉ करते हैं यहां तक। ओके, तो ये इसका सेंटर हो गया। तो जो सेंटर है, तो सेंटर में चार्ज दिया है हमें, यहां पर कितना चार्ज दिया है, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। और यहाँ पर इन चारों की वजह से कितना फोर्स लगता है वो फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पर ये नेगेटिव फोर्स है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, देखना हो अट्रैक्टिव फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स लगता है, ओके, ड्यू टू डी। ओके, ये भी नेगेटिव है, तो ये भी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, तो इस तरफ लगेगा, तो इस तरफ फोर्स लगेगा, तो फोर्स ड्यू टू पॉइंट बी, ओके, चार्ज बी। अब यहां ये देखो, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, तो यहां फोर्स लगेगा, लेकिन ड्यू टू पॉइंट ए। और ये भी पॉजिटिव है, तो यहां भी फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो यहां भी फोर्स लगेगा, लेकिन ड्यू टू पॉइंट सी, चार्ज सी के कारण लगेगा। अब देखो यहां पर ये दोनों की वैल्यू तो सेम है, लेकिन ऑपोजिट है, तो इक्वल बट ऑपोजिट चार्जेस। तो यहां पर क्या हुआ, पहले तो सेपरेशन कर दे हम, चलो अब हियर देखो कौन कौन सा, एफ बी और एफ डी, एफ बी और एफ डी है तो सेम वैल्यू, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। और एंड ये एफ सी एंड एफ डी, एफ सी एंड एफ डी, एफ सी एंड एफ ए, सॉरी एफ ए है, दोनों है तो सेम, बट क्या है, ऑपोजिट, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। अब हमें तो इस पर लगे हुए टोटल फोर्स निकालना है इसके ऊपर का, तो टोटल फोर्स निकालते हैं, तो इसको हम सेंटर ओ बोल देते हैं, ओके, तो अदरवाइज क्यू बोल देते हैं, चलो, लेकिन क्यू यानी आपको चार्ज लगेगा, तो सेंटर ओ रहने दो। तो फोर्स नाउ, फोर्स एट ओ इज इक्वल टू, चारों फोर्स लगेगा, वेक्टर एफ ए, वेक्टर एफ बी, वेक्टर एफ सी एंड वेक्टर एफ डी, चारों फोर्स लगेगा, ओके। अब इक्वेशन 1 में से वैल्यू रखो, एफ ए तो वैसा का वैसा, एफ बी, ये दोनों की वैल्यू, एफ बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, एफ बी की जगह मैं माइनस वेक्टर एफ डी लिख सकता हूं यहां से, और एफ सी की जगह क्या लिख सकता हूं, माइनस एफ ए लिख सकता हूं, और एफ डी तो वैसा का वैसा। कहां से लिखा, फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 में से। अब देखो अब क्या होता है, कौन कौन सा कैंसल होगा, ये प्लस एफ ए और ये माइनस एफ डी और प्लस एफ डी, तो सब निकल गया, तो बाकी क्या बचा, तो यहां पर वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर फोर्स एट ओ इज इक्वल टू 0 न्यूटन। देखो सब तो कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया, तो इसको हम फ्रेम कर देते हैं, लो ये आंसर आ गया, कितना इजी था, ओके। फिगर करने में बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में, ओके। चलो उसके बाद वाला लेते हैं हम, नंबर 7। तो क्या है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन
is a continuous curve. That is, a field line cannot have sudden breaks. Why not? ऐसा बोलते हैं कि जो फील्ड लाइन है वो कांस्टेंट लाइन होनी चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, डॉटेड लाइन नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूअसली मोशन में होता है, मूविंग चार्ज होते हैं, और वो कोई एक प्लेस से अनदर प्लेस पर जंप नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते। हर एक जगह पर उसकी इफेक्ट होती है, बीच में वो जंप लगा के जा नहीं सकते हैं, तो वो ही लिखना है वर्ड में। तो चलो एक आंसर लिखते हैं हम, ए। तो चार्जेस आर मूविंग and they can't jump from one place to another, one place to another place. So we can say field lines should be a continuous curve. Field line should be a continuous curve. अदरवाइज ऐसा लिख सकते हैं, सो वी कैन से फील्ड लाइंस कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। ओके, दोनों में से एक चलेगा। ये हमारा पहला ए का आंसर हो गया। अब हम आंसर बी का लिखेंगे। तो बी में क्या है? एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। अगर कोई एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ऐसा रूल्स है कि कोई एक जगह पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वहां पर एक साथ में दो डायरेक्शन मिलेगी, और एक साथ में दो डायरेक्शन कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए बस यही हमें वर्ड में लिखना है। तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहले तो हमें here at the intersection at the intersection of point we get two direction of electric field if they cross to each other, and it is impossible ओके। तो ये इम्पॉसिबल है, इसलिए दे नेवर क्रॉस टू ईच अदर, सो दे can't cross, otherwise they never cross to each other. तो हो गया ये। देखो थियरिकल सम्स ज्यादा है लेकिन ये भी आ सकते हैं, आपको तैयार रखने हैं। उसके बाद वाला देखते हैं। 2 point charges QA and QB are located 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। यहाँ पर दो चार्जेस दिए हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ मिड पॉइंट ऑफ O of the line AB
ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। अब देखो यहां पर आपको दो चार्जेस दिए हैं, क्यू ए एंड क्यू बी। यहां पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये 3 माइक्रोकूलम है और ये -3 माइक्रोकूलम है। दे 20 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। तो 20 सेंटीमीटर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आपको ये हर बार ध्यान रखना है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अच्छा, अब कहां पर व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, हमें ओ यानी सेंटर है, तो यहां पर सेंटर, यहां पर सेंटर ओ है और वहां पर क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई फाइंड करना है। ई, तो ई कितना मिलेगा, तो इसके कारण भी ई मिलेगा, इसके कारण भी ई मिलेगा। तो ई ड्यू टू पॉइंट ए एंड ई ड्यू टू पॉइंट बी, तो ये टोटल 20 सेंटीमीटर है। तो ये 10 सेंटीमीटर होगा, ये 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर यानी हम डायरेक्टली देखो 20 सेंटीमीटर यानी हम 0.2 मीटर लिख सकते हैं। तो इसका ये आधा आधा हो गया, तो 0.1 मीटर, ये भी 0.1 मीटर। ओके, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या है, ई ए। तो चलो वेक्टर फॉर्म में लिखो। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में लिखे तो डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो देखो ये पॉजिटिव है, ध्यान से देखना, पॉजिटिव है तो ये वर्टिकली आउटवर्ड इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी डायरेक्शन ई ए। ओके, और ये तो क्या है, नेगेटिव है, तो रेडियली इनवर्ड होगा, इसकी भी डायरेक्शन ऐसी होगी ई बी। तो दोनों की डायरेक्शन कहां किस तरफ है, ए से बी लिखो या ओ से बी। ओके, तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, फ्रॉम ओ से बी, तो फ्रॉम ओ टू बी, ये डायरेक्शन हो गई। यहां पर हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो इसकी वैल्यू लिखनी है अंदर, तो ऊपर वेक्टर फॉर्म नहीं बताना है, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तो ये वेक्टर हो गया। चलो इसकी वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर। तो के क्यू यानी क्यू ए, आर यानी तो 0.1, के क्यू अपॉन आर। सिमिलरली यहाँ के क्यू बी अपॉन आर यानी 0.1, और डायरेक्शन तो वही की वही लिखनी है आपको, कॉमा किया है, E इज इक्वल टू। अब देखो क्यू ए ऑन क्यू बी, यहाँ क्यू बी की वैल्यू लेनी है, मैग्नीट्यूड, यानी माइनस साइन नहीं लेनी है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर के क्यू यानी 3 10⁻⁻6 अपॉन में 0.1 प्लस यहाँ के क्यू बी यानी 3 माइक्रो यानी 10⁻⁻6। देखो सर ने माइनस नहीं लिया है क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हमने अलग से शो की है, अपॉन में 0.1 ये, और डायरेक्शन तो वही की वही। ओके, तो ये कितनी बार सेम टू सेम है, तो 2 बार हम लिख सकते हैं, तो सेपरेट कर दे हम। चलो, तो अब देखो, तो वेक्टर E इज इक्वल टू कितनी बार हुआ ये, 2 टाइम के 3 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में 0.1, 2 बार, और डायरेक्शन तो वही की वही लिखनी है। ओके, अब तो वेक्टर E इज इक्वल टू के की वैल्यू रखो 2, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹
ये तो है 3 × 10⁻⁶ अपॉन 0.1 और डायरेक्शन तो वही की वही। अब कैल्सी का यूज करो और आंसर निकालो तो क्या होगा, निकालो निकालो चलो। यहाँ पर 9 में से 6 जाएगी तो 9 में से 6 पावर जाएगी तो कितनी बचेगी 3। निकालो तो, करो करो फाइनली आंसर बोलो। हाँ 5.4 × 10⁶। ओके देख लेना फिर भी। ओके तो 5.4 × 10⁶ आता है। आपको स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना है तो अब यूनिट लिखना मत भूलना। ये ई का यूनिट न्यूटन पर कूलम, ये हमारा आंसर है। तो फ्रेम कर दे, चलो इसको हम फ्रेम में रख देते हैं। ओके अब हमें आंसर बी लिखना है। तो बी का आंसर, बी क्या है, इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ, टेस्ट चार्ज यानी माइनस चार्ज जिससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। यहाँ पर क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है। और क्या दिया है, क्यू दिया है। तो हमारे फोर्स फाइंड करना है तो फोर्स की फॉर्मूला क्या है, तो ई क्यू पता है ना, जैसे हम 10th स्टैंडर्ड में F = m ही याद रखते थे। ओके यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है तो F = EQ, ई की वैल्यू ये लेनी है और चार्ज हमें दे दिया है। ओके तो वैल्यू रखो तो F = ई की वैल्यू क्या दी है 5.4 × 10⁶, ये ई की वैल्यू। और चार्ज कितना दिया है तो 1.5 × 10⁻⁹। तो फोर्स कितना आएगा, चलो कैल्सी का यूज करो। एट 8.1 × 10⁻³ देख लेना, फिर भी चेक कर लेना न्यूटन। ओके अब देखो ये स्केलर वैल्यू है। अब डायरेक्शन कौन सी होगी, जिस डायरेक्शन में ई होता है उसी डायरेक्शन में एफ भी होता है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्शन वही की वही लिखनी है, लेकिन चेंज क्या कर सकते हैं। अगर आपको चार्ज नेगेटिव दिया है, ओल्ड बुक में नेगेटिव था तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर हमने डायरेक्शन लिखी है फ्रॉम ओ टू बी। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसकी साइन माइनस आएगी, तो एफ ये माइनस है तो बी टू ओ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें पॉजिटिव चार्ज दिया है तो चार्ज यहाँ डायरेक्शन वही की वही। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है ऐसा कुछ, यहाँ तो फाइंड द फोर्स ही वो स्केलर फॉर्म में लिखो या वेक्टर फॉर्म में, फिर भी वेक्टर फॉर्म में लिखना है अगर आपको, तो आपको डायरेक्शन कौन सी रहेगी, जो ऊपर थी वही फ्रॉम ओ टू बी। जो ई की डायरेक्शन है वही एफ की डायरेक्शन होगी, फ्रॉम ओ टू बी। फिर से बोलता हूं, अगर नेगेटिव चार्ज है तो आपको ये डायरेक्शन को उल्टा कर देना है, बी टू ओ। ओके वो बी टू ओ कब होगी, जब यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा। आपको ओल्ड बुक में, मैं फिर से बोलता हूं, किसी के पास ओल्ड बुक होगी तो वो ऐसे बोलेगा कि सर पीछे तो ये आंसर है लेकिन उसमें माइनस चार्ज है, क्वेश्चन में देख लेना, क्वेश्चन में यहाँ नेगेटिव है। न्यू टेक्स्ट बुक में ये आपको करेक्शन करके दिया है इसलिए। ओके अच्छा तो ये हो गया। इसके बाद वाला नंबर 1.9, इसमें क्या है, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस QA एंड QB। देखो दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ऑपोजिट है, यानी ये डाइपोल है। और यहाँ पर -15 है, यहाँ पर +15, ये x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, यानी z एक्सिस पर ये डाइपोल है। और डाइपोल के दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, बीच में तो ओरिजिन होता है, एक तरफ 15 और दूसरी तरफ 15, यानी टोटल डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है z एक्सिस पर। तो आपको शो करने की जरूरत नहीं है, फिगर का मार्क्स मिलने वाला नहीं है आपको। आपको तो डायरेक्ट एक QA है, QB है और डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है।
सेंटीमीटर में है तो आपको मीटर में कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में। तो व्हाट आर द टोटल चार्ज, देखो टोटल चार्ज क्या होगा, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो टोटल तो 0 हो जाएगा। और डाइपोल मोमेंट निकालनी है, डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या है, 2a इंटू क्यू है। तो लिख दो चलो पहला आंसर। तो हियर टोटल चार्ज, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज इज इक्वल टू QA प्लस QB। तो QA कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ और QB क्या है -2.5 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। दोनों ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट है तो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, आंसर 0 कूलम। ओके, तो ये आंसर हो गया। तो आंसर है ऐसा हम लिखेंगे। चलो पहला आंसर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है। तो डाइपोल मोमेंट की फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू 2AQ। वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ पर वेक्टर लिखो तो यहाँ पर वेक्टर लिखो। चार्ज तो स्केलर है, 2A मीन्स डिस्टेंस, तो टोटल 30 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, 30/100 तो 0.3 मीटर हो गया। इंटू चार्ज, कोई एक चार्ज लेना है, या तो QA लो या तो QB लो। तो QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁷। तो कितना होगा, करो तो 0.3 इंटू 2.5 तो 7.5 होगा ना। ओके, तो और एक पॉइंट शिफ्ट होगा तो 10⁻⁻7 की जगह -8 हो जाएगा। तो 7.5 इंटू 10⁻⁸ स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लिखना। ओके आंसर। अब देखो ये डाइपोल मोमेंट है तो उसका यूनिट मत भूलना, यूनिट क्या होगा, ये डिस्टेंस है तो मीटर, चार्ज है तो कूलम, कूलम मीटर, कूलम मीटर। और डायरेक्शन लिखो, ऑलवेज डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। तो नेगेटिव ये है A और पॉजिटिव B है, तो A टू B होगा। तो फ्रॉम A टू B, ये पता है ना, डाइपोल, डाइपोल की डायरेक्शन कौन सी होती है, A टू B। यहां पर नेगेटिव, हाँ देखो ऐसा मत करना, नेगेटिव ये नहीं देखना है, नेगेटिव चार्ज देखना है, नेगेटिव डिस्टेंस नहीं देखना है। सर ने बोला तो वही नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन डिस्टेंस नहीं देखना है। नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है, यानी B टू A होगा। क्या होगा, B टू A, B टू A होगा। और ये हमारा आंसर है, आंसर लिख दिया। देखो कितने छोटे छोटे आंसर है। ओके, 4 मार्क्स मिल जाते हैं इतने में। अब 1.10 इसमें क्या दिया है, आपको डाइपोल मोमेंट दे दी है, एंगल दे दिया है, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ अ डाइपोल मोमेंट अलाइन विथ 30 डिग्री with the direction of uniform electric field of magnitude 5 into 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। 3 डेटा दे दिए हैं, P दे दिया है, थीटा दे दिया है, और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो हमें टॉर्क फाइंड करना है। टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, PE sin थीटा होगा। तो वैल्यू रखो और आंसर लाओ। P की वैल्यू क्या है, P यानी 4 इंटू 10⁻⁹ E की वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ साइन थीटा, थीटा यानी 30। तो टॉर्क इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 4 में से 9 जाएगा तो -5, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो 20/2 तो 10 हो जाएगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू 10⁻⁻1 10⁻⁻5 तो 10⁻⁻4 टॉर्क। तो टॉर्क का यूनिट, यूनिट क्या होगा, तो ये दोनों का, तो इसका क्या है देखो, टॉर्क का यूनिट
डायपोल मोमेंट का कूलम मीटर है और ई का न्यूटन पर मीटर है, न्यूटन पर सॉरी कूलम, न्यूटन पर कूलम है, कूलम है तो कूलम कूलम कैंसिल हो जाएगा तो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको हम फ्रेम में डाल देते हैं। लो हो गया, कितना इजी है। अच्छा ये हो गया 1.10। अब 1.11 इतना डेटा तो क्लियर हो गया कि पॉलीथीन नेगेटिव बनता है, वुल पॉजिटिव बनता है। ओके, अब पॉलीथीन में वुल में से कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं वो काउंट करने हैं। तो हमें उसका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू एन ई। उसमें से n को सब्जेक्ट करो तो E डिवाइड होगा, Q अपॉन E होगा। तो Q यानी जो गिवन चार्ज है वो 3 इंटू 10⁻⁻⁷। E की वैल्यू तो पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब एक बात ध्यान में रखो, अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिया है तो आपको E की वैल्यू भी नेगेटिव लेनी है, तो मैं नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू, चलो -19 ऊपर जाएगा, +9 यहां से पॉइंट निकालो, चलो कैलसी का यूज करो। तो आंसर क्या होगा 1.8 इंटू 10⁻12। फिर भी एक बार चेक कर लेना। ओके, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ओके, तो कितने इजी इजी सम्स है, अच्छी तरह से प्रॉपरली आपको तैयार करने हैं। इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, ये आंसर ये हो गया। अब हम आंसर बी, उससे पहले हम पार्टीशन लगा लें, सेपरेट कर देते हैं इसको। ओके, अब बी, बी में क्या रिक्वायर्ड है, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन। वुल में से पॉलीथीन मास ट्रांसफर होगा, हाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो इलेक्ट्रॉन का मास नहीं ट्रांसफर होगा, यस। तो आंसर लिखना है यस, लेकिन कितना, तो यहां पर मास m इज इक्वल टू कितना मास होगा, तो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो m इज इक्वल टू n यानी हमने जो यहां निकाला है 1.8 इंटू 10⁻12 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 इंटू 10⁻31। तो m इज इक्वल टू, चलो कैल्सी का यूज करो, कितना आता है, यूनिट किलोग्राम रखना भूलना मत, निकालो निकालो जल्दी। 1706 इंटू 10⁻² होता है, देखो तो, इंटू 10⁻⁻19। और ये क्या है, मास है, तो यूनिट क्या होगा, किलोग्राम। यूनिट लिखना भूलना मत। समझ आया ना, 17.6 है, 06 17 पॉइंट, ओके बीच में पॉइंट रखना है। लो हो गया, अब इसको हम फ्रेम कर देते हैं। लो हो गया। अब इसके बाद वाला 1.12, two insulated charged copper sphere A and B have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर। टू स्पीयर है, दोनों को 50 सेंटीमीटर पर रखा है। What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 6.5 into 10⁻⁻7 कूलम। इतना तो दे दिया है, अब आगे क्या है, द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर निग्लिजिबल कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन। तो पहले फिर से हमें क्या, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्पीयर है ए एंड बी, ओके, एंड दे आर फार अवे एट द डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द म्यूचुअल फोर्स, हमें क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। ओके, तो हमें फोर्स निकालना है, तो एफ फोर्स, तो फोर्स क्या होगा,
फोर्स के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर स्क्वायर, ये तो पता है, तो वैल्यू रखो और आंसर लाओ। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹ दोनों चार्ज की देखो यहाँ पर, इफ द चार्ज ऑन ईच, दोनों पर इतना चार्ज है तो सेम चार्ज है, कितना कितना चार्ज है 6.5 इंटू 10⁻⁷, क्यू ए बी इतना है, क्यू बी भी इतना है 6.5 इंटू 10⁻⁷, आप उसका स्क्वायर कर दोगे तो भी चलेगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको सेंटीमीटर में दिया है, आपको मीटर में लेना है तो 0.5 होगा, 100 से डिवाइड करोगे तो मीटर में आएगा, इसका स्क्वायर लेना है। तो कैल्सी का यूज करो तो आंसर आएगा 1.5 इंटू 10⁻⁻2, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। इसको हम फ्रेम में डाल देते हैं। ओके, अब बी, तो पहले तो सेपरेशन कर ले। अच्छा, अब चलो हम बी लेते हैं। तो बी में क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्पीयर इज चार्ज डबल द अबाउ अमाउंट। जो पहले आपको क्यू ए और क्यू बी दिया है उससे डबल अमाउंट ले लो, तो 6.5 है उसकी जगह हम 13 ले लेंगे, और डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, डिस्टेंस हाफ कर दो, 0.5 है यानी 0.50 है तो 0.25 ले लो, तो आंसर आ जाएगा। तो नाउ बी में क्या लेंगे हम, तो एफ डैश इज इक्वल टू, अब क्या करना है डबल, तो ये तो वैसा का वैसा, चार्ज क्यू ए का डबल 2 क्यू ए, दूसरे का भी डबल 2 क्यू बी, अपॉन में डिस्टेंस कितना हो जाएगा हाफ, तो r/2 का स्क्वायर, तो वैल्यू रखो। तो अब तो हम डायरेक्ट लिख सकते कि यानी 9 इंटू 10⁻⁹, इसका डबल क्यू ए का डबल करके लिखो तो 13 इंटू 10⁻⁷, वही फिर से लिखना है तो आप उसका स्क्वायर भी लिख सकते हो। डिस्टेंस हाफ है 0.5 यानी 0.50 की जगह 0.25, उसका स्क्वायर, तो एफ डैश इज इक्वल टू, चलो कैल्सी का यूज करो तो 24.32 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। एक बार फिर से देख लेना। ओके, कैलकुलेशन है वो तो आपको कैल्सी का यूज करके लिखना है। हो गया, तो ये 1.12 हो गया। इसके बाद ये देखो, ये इंपॉर्टेंट मेरी तरफ से तैयार रखना बोर्ड के लिए, यहाँ पर 3 पार्टिकल्स है। ओके, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। पहला और दूसरा वाला चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट होते हैं, और ये थर्ड वाला है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो कब होगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव होंगे तभी तो पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट हुए हैं, और ये पॉजिटिव होगा तभी तो वो नेगेटिव साइड अट्रैक्ट हुआ है। तो हमें इसकी साइन लिखनी है, तो ये दोनों नेगेटिव होगी और ये पॉजिटिव होगी। देखो फिगर शोज ट्रैक्स of 3 charged particles in a uniform electrostatic field. Give the signs of the 3 charges. पहले तो साइंस लिखनी है, तो साइंस लिखनी है, तो पार्टिकल 1 की साइन, तो पार्टिकल 1 तो विल बी नेगेटिव। ओके, ये नेगेटिव होगी। पार्टिकल 2 विल बी ऑल्सो नेगेटिव। पार्टिकल 3 विल बी, ये नेगेटिव साइड अट्रैक्ट हुआ है तो वो पॉजिटिव होगा। ओके, अब बी, यहां क्या क्वेश्चन है, विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो। किसका मास रेशियो हाईएस्ट होगा, जिसका डिविएशन ज्यादा है, डिविएशन बोलो डिफ्लेक्शन बोलो, किसका डिफ्लेक्शन ज्यादा है, ये
सबसे ज्यादा कौन दूर हुआ है अपने पाथ से, तो 3 पार्टिकल, पार्टिकल नंबर 3। चलो, द चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो of particle 3 will be the highest because its deflection is हाईएस्ट। ओके, हो गया। अच्छा, तो ये बोर्ड की एग्जाम के लिए तैयार रखना। ओके, चलो, तो ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद वाला देखो क्या है। कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू दे दी है, और व्हाट इज द फ्लक्स, हमें फ्लक्स चाहिए, फाई फाइंड करना है। ई की वैल्यू दे दी है, स्क्वायर है, स्क्वायर आपको 10 सेंटीमीटर लेंथ का दिया है, सेंटीमीटर है, आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। ओके, हुज प्लेन इज पैरेलल टू द वाईजेड एक्सिस। अब देखो, आपको मैं क्या बोलने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आपको फ्लक्स की फॉर्मूला क्या होगी, तो ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा होगी। अब यहां पर ई की वैल्यू क्या दी है, 3 × 10⁻³ आई कैरेट। अब ये जरूरी है। और ए आपको दिया है, देखो 10 सेंटीमीटर है, तो उसका स्क्वायर है, स्क्वायर यानी एरिया क्या होगा, एल स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 100। तो ये तो सेंटीमीटर है, आपको मीटर में कन्वर्ट करना है, नहीं तो पहले से कन्वर्ट कर दो। तो 10 सेंटीमीटर है, पहले से कन्वर्ट कर दो, 10 सेंटीमीटर है तो 0.1 मीटर। ओके, तो उसका आपको क्या लेना है, स्क्वायर, 0.1 उसका स्क्वायर, तो एल स्क्वायर यानी एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया। लेकिन डायरेक्शन कौन सी होगी, अब देखो वाईजेड प्लेन है ना, तो डायरेक्शन एक्स एक्सिस की ओर होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन। प्लेन कौन सा है, वाईजेड प्लेन है, तो एरिया वेक्टर तो ऑलवेज सरफेस से परपेंडिकुलर होगा। तो वाईजेड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी, एक्स डायरेक्शन यानी आई कैरेट। अब देखो ई भी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, एरिया भी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या होगा, 0। एक ही डायरेक्शन में दोनों है तो बीच में एंगल कोई नहीं बनेगा, तो क्या होगा, cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होगी, 1। नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो फाई इज इक्वल टू यहां पर 3 × 10⁻³ 0.1 का स्क्वायर, तो 0.01, और cos 0 की वैल्यू 1। तो फ्लक्स की वैल्यू निकालो, चलो, और यूनिट लिखना मत भूलना, 30 आ जाएगा। ओके, और आंसर क्या आएगा, देखो ई की वैल्यू, ई का यूनिट क्या है, न्यूटन पर कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, तो ये इसका यूनिट हो गया, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया, इसको हम फ्रेम कर देते हैं। ओके, अब दूसरा क्या है, बी। तो बी में क्या रिक्वायर्ड है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स अ 60 एंगल विद द एक्स एक्सिस। अब एंगल दिया है, यहाँ पर एंगल नहीं हुआ था, अब हमें एंगल लिखना है, तो हम एंगल लिखते हैं। तो फॉर्मूला तो वही लेनी है, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, कॉस 60 डायरेक्ट लिख दोगे तो भी चलेगा। तो ई की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻³, ए की वैल्यू क्या है, 0.1 का स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2, तो इसका आधा होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ 30 है,
तो यहाँ 15 होगा, आधा हो जाएगा, 1/2 आया ना, वो तो से ई और ए तो सेम का सेम है। तो फाइनल आंसर, हमारा फाइनल आंसर, सिर्फ आंसर के लिए हमने पार्टीशन लगाया है, तो 5 इज इक्वल टू 15। यूनिट तो वही होगा, न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। इसको फ्रेम में रख दो, अच्छा लगेगा। अच्छा, तो आज हमने 1.14 तक हमने सम्स करे हैं। ओके, टोटल 23 तक है, 1.23 तक। तो बाकी के है वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। ओके, चलो टाटा बाय, सी यू।